Hi guys, today this is second part of भारत की आज़ादी एंड इन दिस सेशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली षड्यंत्र केस। ये भारत की आज़ादी का दूसरा पार्ट है और हम लोग यहाँ दिल्ली के षड्यंत्र केस से शुरुआत करेंगे। एक बात मैं बता दूं कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो एक बार जिन लोगों को नहीं मालूम है वो लोग देख लें। और दिल्ली षड्यंत्र केस हम लोग स्टार्ट यहीं से करते हैं। टुडे टॉपिक इज दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस was led by दिल्ली षड्यंत्र केस had happened 23 दिसंबर 1912। 23 दिसंबर 1912 को ये दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था। एक्चुअली हुआ था क्या, लॉर्ड हार्डिंग का काफिला जा रहा था जिस पर रास बिहारी बोस सचिन सन्याल के माध्यम से बम फेंका गया था। मुख्य रूप से यही लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें बहुत सारे सिपाही, ब्रिटिश सिपाही मारे गए थे। लॉर्ड हार्डिंग हालांकि बच गए थे। इस केस में 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। 13 people were arrested in this movement. This movement was led by is known as Delhi षड्यंत्र case, and this operation was led by Ras Bihari Bose and Sachin Sanyal on 23 December 1912. This is very important. This date is very important. 23 December 1912. This movement was led by Ras Bihari Bose and Sachin Sanyal. One thing that was very important: 13 people were arrested. 13 revolutionaries were arrested in this case. The 13 person was Master Amin Chand, Awadh Bihari, Dinanath, Sultan Chand, Hanuman Sahai, Basant Kumar, Bal Mukund, and Balraj Seth. So these all are 13 persons who were arrested in this movement. This movement was known as Delhi षड्यंत्र case. This movement had happened on 23 December 1912. This movement had happened in 23 December 1912. This movement was led by Sachin Sanyal and Ras Bihari Bose. So this is very important. ये नाम याद रखिएगा, रास बिहारी बोस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोस, सचिन सन्याल। This movement was led by both the person. One thing that was very important. After this movement, we will talk about Ramosis movement. Ramosis movement began from Maharashtra. Ramosis movement was completely an aggressive movement. It was personal opinion of Ramosis members, the member of Ramosis movements, that British company will not going to make India free in any easy step. So they always try to put pressure on British company. The member of Ramosis movements always try to put pressure on British company. Sometimes they looted British office. Sometimes they killed British soldiers, Sepoy of British soldiers. So they always try to do something against British company. They always try to put pressure on British company. This Ramosis movement began in 1879. रामोसी कृषक आंदोलन जो था ये 1879 में शुरू हुआ था। और जो मेन मामला था इस रामोसी कृषक आंदोलन का वो था कि ये मूवमेंट जो शुरू किया गया था वो वासुदेव बलवंत जी के माध्यम से शुरू किया गया था। 1879 में, और ये मराठा से शुरू किया गया था। और ये कम्प्लीटली एग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन था, उग्रवादी दल था ये कम्प्लीटली। ये जानते, इनको लगता था कि ब्रिटिश कंपनी भारत को ऐसे ही आज़ाद नहीं करेगी। तो ब्रिटिश कंपनी पर लगातार दबाव बनाने के लिए ब्रिटिश कार्यालय को लूट लिया करते थे। अच्छा, लूटने के पीछे एक और कारण था कि और संगठन को चलाने के लिए धन चाहिए था, हथियार खरीदने के लिए धन चाहिए था। तो इस वजह से भी ये लोग ब्रिटिश कंपनी को लूट लिया करते थे। 1899 में ब्रिटिश कंपनी ब्रूटली प्रेस्ड डाउन दिस रामोसिस कृषक आंदोलन, ब्रूटली प्रेस्ड डाउन। 1890 में ब्रिटिश कंपनी ने पूरी तैयारी के साथ रामोसिस कृषक आंदोलन को दबा दिया। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। दिस मूवमेंट
Ramosis Kirsak movement began from 1879. This is very important. You will have to remember the date of this movement. आपको डेट याद रखना पड़ेगा. रामोसिस, इसका पूरा नाम था किरसक आंदोलन. ओके, और आपको नाम याद रखना चाहिए. ये 1879 में शुरू हुआ था, महाराष्ट्र में शुरू हुआ था. पहले कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में. और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? वासुदेव बलवंत जी के माध्यम से शुरू किया गया था. वासुदेव बलवंत वाज द पायनियर ऑफ दिस मूवमेंट. दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज established by lead by Vasudev Balwant. So this question is very important. You will have to remember the name of Vasudev Balwant and the date of this movement, and you will have also remember the about the movement where this movement had begun. So 1 2 3 things which is directly important. Actually एक बात मैं और आपको बता दूँ, ये रामोसिस मूवमेंट जो है ये उत्तर प्रदेश के PCS एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. बहुत बार उत्तर प्रदेश के PCS के एग्ज़ाम में, स्टेट PCS के एग्ज़ाम में ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं. तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और दिल्ली स्टेडियम के सारे सवाल इंपॉर्टेंट है. मैंने ये बता रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश के PCS के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है. तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में. बाल गंगाधर तिलक, आपको एक बात बताते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में. बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता था. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. वेलेंटाइन सिरॉल ने इनके बारे में कहा था. वेलेंटाइन सिरॉल वाजे अंग्रेज, उन्होंने कहा था कि भारतीय असंतोष का जनक है बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक ने भारत की आज़ादी में अतुलनीय योगदान दिया. इनका कंट्रीब्यूशन है. ये ऐसे पहले क्रांतिकारी थे जो भारत की आज़ादी के लिए कितनी बार जेल की यात्रा किए होंगे. आर्टिकल लिखते थे ये. पहले मैं इनका परिचय दे देता हूँ. बाल गंगाधर तिलक वाज बॉर्न इन महाराष्ट्र. यस, हाँ, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को. 23 जुलाई 1856 को 1856. एक मिनट रुक जाइएगा. बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक was born on 23 July 1856. One thing that was also very important, Bal Gangadhar Tilak was also known as Bal and Lokmanya too. Bal Gangadhar Tilak was also known as Lokmanya and Bal. बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से भी जाने जाते थे और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बाल के नाम से भी जाने जाते थे. सो ये इम्पोर्टेंट है. और सबसे बड़ी बात है कि यस, 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी. ही वॉज डैड ऑन 1 अगस्त 1920. So this is also very important. Bal Gangadhar Tilak published 2 newspapers in Maharashtra. The one was published in English and the second was published in Marathi language. The newspaper which was published in English was Maratha Darpan, and the second was published in Marathi language was Kesari. बाल गंगाधर तिलक 2 तरह के न्यूज़पेपर का पब्लिश किया करते थे महाराष्ट्र में, जिसमें पहला जो था वो केसरी था जो मराठी लैंग्वेज में आता था, और दूसरा जो था वो महाराष्ट्र दर्पण, मराठा दर्पण के नाम से था जो इंग्लिश में आया करता था. ये इंपॉर्टेंट है. 2 न्यूज़पेपर वो पब्लिश किया करते थे. यू विल हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ बोथ द न्यूज़पेपर. द फर्स्ट वाज पब्लिश्ड इन मराठी लैंग्वेज. द नेम ऑफ दिस न्यूज़पेपर वाज केसरी, एंड द सेकेंड newspaper was published in English, Maratha Darpan. The name of this newspaper is Maratha Darpan. One thing that was very important, via newspaper, Bal Gangadhar Tilak write down so many articles and published and separate the importance of nation, separate the importance of Swaraj, separate the importance of freedom, separate the importance of parliament.
so many type of things. So British, so via newspaper, Bal Gangadhar Tilak try to make understand the people about the importance of own country, about the importance of free India. One thing that was very important about Bal Gangadhar Tilak, रास बिहारी बोस, नहीं, खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के जो बम ब्लास्ट उन्होंने किया था जज किंग मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड को मारने के प्रयास किया था, खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, इसका समर्थन बाल गंगाधर तिलक जी ने कर दिया था, जिसके वजह से बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सज़ा मिली थी। क्या हुआ था कि अपने न्यूज़पेपर में बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो खुद्दीराम बोस के और प्रफुल्ल चाकी ने जो मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था, उसकी तारीफ़ उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में कर दी। जो ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ बुरा लगेगा ना, उसके ब्रिटिश कंपनी को मारना चाह रहे थे खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, तो उन लोग तो उसकी तारीफ़ कर दी, जिस वजह से बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सज़ा हुई थी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। सज़ा कब हुई थी? 1908 में। किस कारण से हुई थी? 1908 में जो सज़ा हुई थी, जिसमें वो 6 वर्ष मांडले की जेल में गए थे और वहीं पे उन्होंने गीता का एनालिसिस करके गीता रहस्यम नामक किताब लिखी थी, गीता रहस्यम। इसे ये इम्पॉर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, मैं भी आपको डिटेल से बताता हूँ। 1908 में उन्होंने क्या किया था? एक्चुअली उन्होंने सपोर्ट कर दिया था खुद्दीराम बोस का और प्रफुल्ल चाकी का मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड के मारने के जो प्रयत्न उन्होंने किया था खुद्दीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने, उसका उन्होंने समर्थन कर दिया था, जिस वजह से उनको 1908 में 6 वर्ष की सज़ा हुई थी और वो मांडला जेल में गए थे, मांडला जेल, जहाँ पर उन्होंने गीता रहस्यम नामक किताब लिखी थी। गीता का उन्होंने एनालिसिस किया था। So this is very important. In 1908, 1908, Bal Gangadhar Tilak write down Gita Rahasyam in Mandle jail when he got the punishment of 6-year imprisonment due to support of Khudiram Bose and Prafulla Chaki. One thing, yes. Okay, one thing that was also very interesting about Bal Gangadhar Tilak. After coming from Mandle jail, Bal Gangadhar Tilak with the help of Annie Besant in April 1916, Bal Gangadhar Tilak established an organization Home Rule in Maharashtra. Okay. After coming from Mandle jail, Bal Gangadhar Tilak established Home Rule League in Maharashtra with the help of Annie Besant. Okay, these are all the things about Bal Gangadhar Tilak, which he did for our nation, and the contribution of Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak was the man. He separated the importance of free India via newspaper. He wrote down so many articles on our nation, on independence of India, on Republic of India. In 1893, Bal Gangadhar Tilak began to celebrate Ganpati festival, and in 1895, Bal Gangadhar Tilak began to celebrate Shivaji Utsav. One thing that was very important for this celebration, via celebration, Bal Gangadhar Tilak wants to gather people and to separate the information about the nation, what's happening in our country. So via festival, Bal Gangadhar Tilak tried to make understand the people about British company and about the importance of our nation. One thing that was also very important about Bal Gangadhar Tilak. Yes. So there are all the things which is directly related to
Bal Gangadhar Tilak, and you and me also will have to remember it, to keep it in our mind for our BPSC examination, which will happen in December. Okay. Now we will talk about the legend of our heroes. अच्छा, one thing that was also interesting I want to teach you. अजीत सिंह, आज मैं कहीं देख रहा था अजीत सिंह के बारे में. हाँ, मैं आज नहीं, आज से कुछ दिन पहले अरिजीत सिंह का गाना सुन रहा था, तो मुझे याद आया था अजीत सिंह जी के बारे में आप लोग को बताना चाहिए. अजीत सिंह जी के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं. पंजाब में मूवमेंट शुरू किया गया था, बिगिन किया गया था एग्रेसिव. अच्छा, ये जो क्लास चला हुआ एग्रेसिव मूवमेंट चला है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा. लाला लाजपत राय के माध्यम से, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह. वन थिंग यू नो अबाउट अजीत सिंह. अजीत सिंह वाज द अंकल ऑफ भगत सिंह. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा ये. अजीत सिंह जो थे वो भगत सिंह के चाचा थे. Lala Lajpat Rai and Ajit Singh had played a vital role in Punjab to separate the movement, aggressive movement. Lala Lajpat Rai and Ajit Singh published a newspaper, and via newspaper they write down so many articles in that paper on Bharat Mata, and separate the importance of freedom of India. One thing about that was very important about Ajit Singh. Ajit Singh established an organization in Lahore. Ajit Singh established an organization in Lahore. The name of that organization is Anjuman-e-Mohisban-e-Watan. Anjuman-e-Mohisban-e-Watan. अजीत सिंह ने लाहौर में एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जिसका नाम था अंजुमन. ये याद रखना होगा. अजीत सिंह जो थे भगत सिंह के चाचा थे, ठीक है. अंजुमन ये कोई बहुत सारे लोगों की बारे में नहीं मालूम था, मैं बता देता हूँ. अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन. This organization was established by Ajit Singh. Ajit Singh was the uncle of Bhagat Singh, so that is very important. अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे. और अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन की स्थापना इन्होंने लाहौर में की थी. इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखा था भारत माता पे. अजीत सिंह राइट डाउन सो मैनी आर्टिकल्स ऑन द नेम ऑफ भारत माता. ओके, भारत माता पर इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे. यस, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हीरो ऑफ इंडिया, इंडियन रिवॉल्यूशन, इंडियन मूवमेंट, हु प्लेड ए वाइटल रोल टू मेक अ फ्री इंडिया. लेट सुभाष चंद्र बोस. अब हम लोग बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में. आपको एक बात मालूम है, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में अप्रत्यक्ष तरीके से वैचारिक मतभेद था. दोनों एक दूसरे का विचारों का समर्थन नहीं किया करते थे. बड़ा इम्पोर्टेंट है, सोचो बता दें. सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में वैचारिक मतभेद था, अप्रत्यक्ष रूप से. मतलब ऐसा नहीं कि लड़ाई करते थे सबके सामने आके, पर दोनों जो थे उनमें वैचारिक मतभेद था. सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानने से पहले एक बात और मैं बता दूं आपको कि सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु थी 1945 में हुई थी, पर ये एक विवादित बातें हैं, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था. 1897. सुभाष चंद्र बोस was born on 23 January 1897 in Cuttack. Cuttack is in Odisha, but right now this place was in Bengal Prant. That time this place was in Bengal Prant.
but right now this place is in Odisha. Subhash Chandra Bose was the man. In 1920, Subhash Chandra Bose cleared ICS examination. ICS examination was Indian Civil Service. In 1920, after a certain period of time, Subhash Chandra Bose resigned from ICS and he joined Congress. In 1939, he became the chairperson of Congress. Yes, 1939 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। एक बात मालूम है, बताया ना आपको कि महात्मा गांधी से इनका वैचारिक मतभेद था और कुछ नहीं था। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1939 में ही इन्होंने कांग्रेस में रहते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक नामक की संस्था बना ली थी। अच्छा, ये फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था बनाने के पीछे कारण था, कांग्रेस पर महात्मा गांधी का प्रभुत्व था पूर्ण रूप से, और सुभाष चंद्र बोस फ्री हैंड होकर काम करना चाह रहे थे। गरम एग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्टर थे, गरम दल के समर्थक थे, और महात्मा गांधी नॉन वायलेंस पर उनका जो रूल था वो काम करता था। तो सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का प्रभुत्व था कांग्रेस पे, तो सुभाष चंद्र बोस को काम करने में बन नहीं रहा था फ्री हैंड। तो ऐसा, इट वाज माई पर्सनल ओपिनियन, लेकिन मतभेद था, ये कन्फर्म है सुभाष चंद्र बोस में और महात्मा गांधी में। तो 1 मई 1939 को उन्होंने इसके भीतर ही 1 मई 1939 को उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक की संस्था बना ली थी। 1 मई 1939। यू विल हैव टू रिमेंबर द नेम फॉर प्री एग्जामिनेशन एंड द डेट। ओके, 1 मई 1939 को, 1 मई 1939 he established forward block, okay, and he resigned from Congress. So this is very important. In 1941, to make India free, he went Germany, yes, to get help of to make India free. He went Germany. Yes, he went Germany to get the help of foreign countries. To get the help of foreign countries, he went Germany in 1941. 1900 भारत की आज़ादी के लिए 1941 में ये जर्मनी गए थे। ठीक है, वहाँ के विदेशी मंत्रालय के माध्यम से इन्होंने एक द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। 1941 में भारत की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए विदेशी सहायता के लिए 1941 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए, जहां के विदेश मंत्रालय की सहायता से इन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। इन 1941 सुभाष चंद्र बोस went to Germany where he, with the help of Germany foreign minister, with the help of Germany विदेश मंत्रालय, he established a new organization there. The name of that organization was the Free India Center. The Free India Center. You will have to remember the name of this organization, the Free India Center.